नंबर 35 करेंगे सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन। Time period of a mass m suspended by a spring is t. If the spring is cut to one half and made to oscillate by suspending double mass, the time period of the mass will be. ओके, मतलब स्प्रिंग को आधे में काट दिया गया है, उसके बाद इसको रोटेट किया गया है, तो बताना है कि वाइब्रेट किया गया है, तो बताना है कि क्या होगा टाइम पीरियड। देखिए हमको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू होता है √2π√m/k। होता है कि नहीं होता? हाँ सर। स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो ये हुआ करता है, और के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कर दिया गया है। अब स्प्रिंग को कट करके आधा कर दिया गया है, तो अगर कट करके आधा कर दिया गया है तो K1 जो था वो मान लो K था, तो K2 कितना हो जाएगा बेटा आधा करने से? 2K। नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा ना? होगा। हाँ, हाँ। 2K हो जाएगा। और टाइम पीरियड पुराना T था, ठीक है, T1 इक्वल टू T ले लो, और इनका क्या कहना है कि डबल मास लगा दिया गया है, मतलब M2 इक्वल टू 2M। चलिए, तो बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा नया वाला, ठीक है। तो यदि इसको देखो मैं डायरेक्टली T1/T2 कर दूँ, 2π तो कैंसिल हो गया, पहला मास M और ये K, दूसरा मास कितना 2M, और ये कितना K/2, ठीक है एलिस? हाँ सर। ओके, देखो बेटा M/K से M/K कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो T1/T2 इक्वल टू ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4 का रूट यानी कि 2। बोलो यस। यस सर। बेटा 2 यहाँ चला जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, है ना? यस सर। T1 इक्वल टू T है, तो T/T2 इक्वल टू 1/2। सो नया टाइम पीरियड इक्वल टू 2T, और ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट, T1/T2 इक्वल टू 4, ये क्या हो रहा है भाई? M द लेंथ को कितना कर दिया गया है? हाफ कर दिया गया है ना, कटिंग टू 2 हाफ, 1 हाफ एंड मेड ऑसिलेटर से डबल मास। हाँ बेटा गलत है ऑप्शन, सारे आंसर गलत हैं, करेक्ट आंसर 2T है? यस सर। नोट कर लो, ये स्टार लगा लो इसमें, सारे आंसर गलत हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर है इसका 2T। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, क्वेश्चन 36 स्टार। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो एलिस। If at some place the ratio of amplitudes of two waves is 1:3, then ratio of maximum and minimum intensities after superimposition will be superposition. तो सुपर पोजीशन के बाद मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको, ओके? सुपर इंटेंसिटी के बाद मैक्सिमम, तो आपको पता होगा कि
क्या रूल होता है बेटा, आई प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, याद है, ए वन प्लस ए टू, होता है Yes, कि नहीं sir. होता। हाँ, Yes, sir. और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए वन माइनस ए A टू का होल minus A स्क्वायर। minus A2. ठीक है, अब देखो अपने पास तो रेशियो दिया गया है ना, तो एक काम आप ये कर Yes, सकते sir. हो कि ए वन ए टू है, तो इसको आपको ए वन अपॉन ए टू दिया है 1/3, तो आप इसको मान लो के और इसको मान लो 3k, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। Yes, sir. तो k प्लस 3k का होल स्क्वायर, क्योंकि ए वन हो गया k और ये हो गया 3k, और ये हो गया k माइनस 3k का होल स्क्वायर। बेटा देखो 3k और 1k हो गया 4k, और 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर, बोलो यस। Yes, sir. और यहाँ गया माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। हाँ. 4 इशू ए आंसर चेक करो है। This is A answer. Yes, sir. ठीक, 36 हो गया। अब 37 पे चलते हैं। चलिए 37 है, इफ़ द फर्स्ट ओवरटोन of a closed pipe P1 and third overtone of an open pipe is P2, then the ratio of the resonant length P1 and P2 for the fork is। चलो एलिस, Yes, sir. एक काम करो जल्दी से, क्लोज ऑर्गन पाइप देखो। Yes, sir. हाँ, क्लोज ऑर्गन पाइप निकालो कॉपी में, उसमें शीट में फॉर्मूले लिखे हैं सामने कहीं पर, वेव्स के नहीं लिखे। नहीं, sir. चलो निकालो। एक मिनट, sir. हाँ निकालो। अब मैं ऐसे ही करूँगा, अगर आप फार्मूले नहीं लिखोगी मैं किताब में निकलवाऊँगा और पूरे फार्मूले पढ़वाऊँगा। मिल गया क्लोज ऑर्गन पाइप। Yes, sir. हाँ, अब ये देखो, ये देखो बेटा कि क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन, नहीं मिला। टू एन प्लस 1/4L भी होता है। हाँ बिल्कुल सही। 20. हाँ, ये होती है फ्रिक्वेंसी, क्या क्या होती है बेटा, 2n प्लस जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी 2n होती है। plus 1/4L into V. हाँ बिल्कुल सही, 2n प्लस 1/4L मल्टीप्लाइड बाई ए न्यू डैश इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी, वे वेलोसिटी भी होती, सॉरी, यस ये होता है। तो आप याद करो कि जो सबसे पहले इसमें n इक्वल टू
जो n इक्वल टू 0 रख दो सबसे पहले। तो n इक्वल टू 0 रखने पर, n इक्वल टू 0 रखने पर सबसे पहली जो फ्रिक्वेंसी निकल करके आती है न्यू वन इक्वल टू, लिखा होगा देखो जल्दी से, n की वैल्यू 0, v/4 है। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है लिस? नहीं। क्यों नहीं लिखा? वहीं पर देखो लिखा होगा न्यू वन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। L इज इक्वल टू 0 1 2 3 लिखा है और ये फॉर्मूला दिया है। हाँ ठीक है, n इक्वल टू 0 पर फ्रिक्वेंसी यही निकलेगी। अब n इक्वल टू 2 रखो। यस सर। n इक्वल टू 2 पे जो न्यू 2 निकलेगा, नहीं हाँ एक मिनट, n इक्वल टू 1 पे, सॉरी बेटा 2 नहीं 1 रखो। n इक्वल टू 1 पे, अभी तो 0 रखा ना, सबसे पहले n इक्वल टू क्या रखा? हाँ। 0 रखा, 1 रखो। तो 1 पे 2 1 या 2 प्लस 3, आंसर 3 v/4 है। हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसी को बोलते हैं सेकेंड फ्रिक्वेंसी, या यही कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन। तो जिसको लिखते हैं न्यू 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू 1। देखो ये लिखा है। यस सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, तो ये कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है ना? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ, नो ओवरटोन आ जाएगा। अब अगर न्यू 3 निकालोगे बेटा तो 5 न्यू 1 आएगा। समझ गए? यस सर। हाँ, देखो मिल गए कि नहीं मिले? मिल गया सर। हाँ, तो इसका जो रेशियो निकलता है, फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी का रेशियो निकलता है इसका 1:3:5 निकलता है। न्यू 1 रेशो न्यू 2 रेशो न्यू 3 जो निकलता है दैट इज़ 1:3:5 क्लोज्ड ऑर्गन Yes, पाइप sir. में। समझ में आया? हाँ सर। ये नोट करना, आप बना लो इसको, बार बार क्यों है ना भूल जाते हो? क्या मतलब बेटा, इसको नोट कर लो है। यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गई भाई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात। अब साथ ही साथ में यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी बोला गया है ना? तो यहाँ पे किसके लिए सेकंड बोला गया है? द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या निकलेगा बेटा? जो अपना फर्स्ट ओवरटोन निकलेगा वो निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू न्यू 2 एंड न्यू 2 इक्वल टू 3 इंटू v/4l। ये निकल गया फर्स्ट ओवरटोन किसका? क्लोज्ड का। ठीक है ना? अब ओपन पे आ जाओ, अब ओपन ऑर्गन पाइप पे आ जाओ, है ना? तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो स्टूडेंट हैं बताएंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बताओ बेटा। n/2l into v। वेरी गुड, है ना? n/2l इंटू वी, n/2l, सॉरी 2l इंटू वी। सही है, n/2l इंटू वी। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ पे 1 2 3 से देख लो, लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर। हाँ, n की वैल्यू 1 2 3। हाँ, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, वहाँ पे 0 से स्टार्ट थी, 1 2 3। ठीक है ना? ये हो गया vn, लिखिए इसको, मतलब nth फ्रिक्वेंसी। हम न्यू 1 सबसे पहली फ्रिक्वेंसी लिख बेटा 1/2l यानी v/2l। बोलो हाँ। यस सर। सेकेंड जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी बेटा दैट इज इक्वल्स टू 2v/2l। बोलो यस। यस सर। यानी सेकेंड फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रिक्वेंसी न्यू 1। समझ गए? यस सर। सेकेंड फ्रिक्वेंसी मतलब ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, इसी को बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। समझ गए? यस सर। हाँ, तो इसका जनरल फार्मूला क्या निकला? इसका जनरल फार्मूला निकला nth फ्रिक्वेंसी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ न्यू 1, है ना? हाँ। अच्छा, तो nth फ्रिक्वेंसी यानी कि ओपन के लिए हमसे क्या मांग रहे हैं? एंड थर्ड ओवरटोन यानी कि
फोर्थ फ्रिक्वेंसी, है ना? Yes, sir. सॉरी, थर्ड फ्रिक्वेंसी ही आएगी, क्योंकि न्यू टू तो इसमें आता है, हाँ इसमें ट्यू वन आता है, तो थर्ड फ्रिक्वेंसी यानी कि न्यू थ्री इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसमें क्या मांगा गया है, हाँ 3v/2l इसमें आ गया है, और इसमें न्यू थ्री थर्ड ओवरटोन जो इसका आया है, थर्ड ओवरटोन कितना निकलेगा बेटा? देखो थर्ड ओवरटोन यदि मैं निकालूँ इसमें तो 2v हो गया, तो 3v/2l आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. एक मिनट बेटा, ये फर्स्ट ओवरटोन है न्यू टू, सेकेंड बनेगा न्यू थ्री बनेगा सेकेंड ओवरटोन, और थर्ड ओवरटोन के लिए जो है अपन के पास रख देंगे क्या, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 पे फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल टू 3 पे सेकेंड ओवरटोन, और n इक्वल टू 4 पे न्यू 4 इक्वल टू कितना, 4 टाइम्स ऑफ न्यू 1, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड ओवरटोन। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा 4, और न्यू 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, v/2l, यानी 4v/2l। आ गया समझ में अभी? हाँ सर। तो अपन को थर्ड ओवरटोन चाहिए इसका, सॉरी, तो थर्ड ओवरटोन यानी कि फोर्थ फ्रिक्वेंसी v4 इक्वल टू 4 इंटू v/2l, ठीक है? यस सर। अब कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट लेंथ करस्पॉन्डिंग टू P1 एंड P2, रेजोनेंट लेंथ का रेशियो जो है वो कह रहा है कि P1/P2 दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क, देन द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट लेंथ, ठीक है भाई? रेजोनेंट लेंथ का रेशियो हमको पता लगाना है कि रेजोनेंट लेंथ का रेशियो क्या होगा, रेजोनेंट लेंथ का रेशियो बताना है अपन को। ओके चलो देखो, द फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, देन द रेजोनेंट। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं इक्वल होती हैं, मतलब इसकी सेकेंड फ्रिक्वेंसी और इसकी फोर्थ फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना? इनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएंगी, तो मैं लिखूँगा 3v/2, मान लो पहले वाले की लेंथ मिली है L1 पे, गलत लिख दिया, 3v/4L1 इक्वल टू 4v/2L2, ठीक है एलिस? यस सर। तो बेटा यहाँ पर v से v हो गया कैंसिल, 2 से 2 बार जाएगा 4, और कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा, अपन को चाहिए है L1/L2, तो L1 ऊपर आ गया, L2 नीचे बैठा हुआ है, आंसर 3/8, 3/8। चेक करो बेटा आंसर, A इज़ द करेक्ट आंसर। दिया इसमें। हाँ, ओह सॉरी 3/8 आंसर मैंने ही गलत लिखा। हाँ सर, 3/8। 3/8 समझ गए ना, L1/L2 मांगा है ना, 3/8, ठीक है? सर। चलो नोट कर लो इसको, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और रट के ही जाना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। तो यस सर। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का फार्मूला होता है 2n + 1/4l, और इसका होता है बेटा n v/2n + 1 × v/4l, और इसका होता है n × v/2l, है? यस सर। तो ये दो फार्मूले अच्छे से याद कर लो भाई, बहुत काम के हैं, ज़बरदस्त काम के हैं ये दो फार्मूले। ठीक है, चले आएंगे।
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 38. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फास्ट ए पर्सन शुड ड्राइव हिज कार शो दैट द रेड सिग्नल ऑफ लाइट अपीयर्स ग्रीन. ओके भाई, रेड सिग्नल ग्रीन में बदल रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, सॉरी घट रही है. वेवलेंथ जो है वो घट रही है. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कितनी स्पीड से ड्राइव करना पड़ेगा. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डॉपलर शिफ्ट. Yes, sir. डॉपलर शिफ्ट याद करो, तारे वगैरह दूर जाते हैं तो रंग बदलता दिखाई देता है ना, वही है डॉपलर शिफ्ट. तो डॉपलर शिफ्ट में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर होता है अपरेंट वेलोसिटी u. ठीक है ना? Yes, sir. u होती है ऑब्जर्वर की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. ये फार्मूला याद कर ले बेटा, ये डॉपलर शिफ्ट का है. बस एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? c मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा. c का मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8. बोलो बेटा यस. Yes, sir. अब डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, चेंज ऑफ वेवलेंथ. रेड कलर की है 6200 और ये हो गई है 5400, तो माइनस कर दो 6200 माइनस 5400. और ओरिजिनल सिग्नल क्या था? रेड कलर का था, अपॉन 6200. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, ये सब कुछ जो है बेटा एंगस्ट्रॉम में है. तो खैर एंगस्ट्रॉम ऊपर से कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी एंगस्ट्रॉम में है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा. हाँ या ना? Yes, sir. 3 इंटू 10 की पावर 8, 6200 माइनस 5400. बेटा माइनस करो, कितना आएगा? 800. 800. ये कैंसिल हो गया. ठीक है ना? Yes, sir. 3 में 8 का मल्टीप्लाई करो 24. 24 और एक जीरो इसको दे दो यहाँ से निकाल करके, तो कितना हो गया? 240 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 62. बेटा 240 में 62 का डिवाइड करो, कितना आया? 3.87. 3.87 राउंड ऑफ कर लो. 3.9 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड. चेक करो, सी आंसर. ठीक है. Yes, sir. बन जाएगा बेटा. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन पढ़ो बेटा. Light waves can propagate through vacuum, but sound waves cannot do so. Mark the wrong statement. फर्स्ट स्टेटमेंट. Light waves are transverse electromagnetic waves and do not require any medium for their propagation. Sound waves are longitudinal mechanical waves and require internal and elastic medium for their propagation. Velocity of light for all transparent media is same. Velocity of light for all transparent media is different. तो देखो ये सही है
ये सही है और ये सही है, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फॉर्मूला क्या चलता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? यस सर। नोट कर लो। स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। हाँ, स्पीड नहीं, सेम नहीं रहती है बेटा, मीडियम में डिपेंड करती है ना, वैक्यूम में रहती है सी बस, बाकी मीडियम में हाँ, डिपेंड करती है। लिख लो V1 अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम V2, रहती है। फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। हाँ, तो V1 अपॉन हाँ। V2 स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ये V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। समझ में आया? यस सर। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। यस सर। ओके। हाँ, फ्रीक्वेंसी रहती है। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ो एलिस क्वेश्चन नंबर 40। For for unit magnification, the distance of an object from concave mirror of focal length 20 centimeter will be. For unit magnification, the distance of an object from a concave mirror of focal length 20 centimeter will be. यूनिट मैग्नीफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिट मैग्नीफिकेशन मतलब कि भाई आपका मैग्नीफिकेशन 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो m इक्वल टू होता है मिरर के लिए -v बाई यू। ओके, Yes sir. ठीक है। अब m इक्वल टू 1 चाहिए, बोलो यस। Yes sir. m इक्वल टू 1 चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर, अच्छा फोकल लेंथ दी गई है आपको, देखो बेटा m इक्वल टू यू यानी v इक्वल टू माइनस यू। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes sir. अब फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है कि नहीं होता? Yes sir. हाँ, प्लस होता है। सॉरी बेटा, हाँ 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, मिरर के लिए बिल्कुल सही। फोकल लेंथ दी गई है आपको, कैसा? डिस्टेंस ऑफ एन कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। Yes sir. तो -20 आएगा इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो v की जगह क्या आएगा? माइनस यू, तो 1 अपॉन माइनस यू। बोलो यस। Yes sir. 1 अपॉन माइनस यू, और u खुद नेगेटिव होता है तो -1 अपॉन यू। ठीक है, Yes sir. ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखो ये 1 अपॉन -20 इक्वल टू -2 बाई यू। क्लियर? Yes sir. ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो कितना हो गया? 1 अपॉन 20 इक्वल टू -2 बाई यू। ठीक है, तो 40 आ रहा है भाई। गलत आंसर है बेटा इसका, शायद तक आंसर u इक्वल टू
40 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा आंसर क्या दिया है। बी। बी गलत है। ये 40 आ रहा चाहिए। सॉल्व करके देखो, यदि 40 नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, 40 आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। इसमें 20 आई थिंक 10 दिया हुआ है। हाँ, कोई काम का नहीं वो तो। बी आंसर बनाएगा, कोई काम का नहीं है ना, गलत है। यस सर। चलिए 41 बच्चों। पढ़ो क्वेश्चन एलिस। The length of the tube. The length of the tube of a telescope is 80 centimeters and magnification power is 19. The focal length of its eye lens will be. भाई टेलीस्कोप है मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक ही फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। m कितना दिया है? 19। लेंथ 80 है, ठीक ना। और अगर लेंथ जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, आप उसको ये मान सकते हो कि एफ ओ के इक्वल होती है, क्योंकि जितना गैप होता है वो एफ ओ बन जाता है। लिख लो। डिवाइड करो एलिस 80 बाई 19, 4 पॉइंट समथिंग। 4.21। करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। ए ही है पास में, और क्या नियर अबाउट मान लिया है। ए स्टार बना है इसमें। 4 पॉइंट कितना 12। हाँ 4.12। सॉरी 21। चलो ठीक है, इसलिए स्टार बना है क्योंकि करेक्ट आंसर नहीं दिया है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट करके ए मानेंगे। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42। रेनबो इज द फिनोमिनन बिकॉज। बताओ भाई रेनबो किस वजह से बनता है? डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। डिस्पर्सन बिल्कुल सही। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। यस सर। चलो बोलो एलिस, क्वेश्चन पढ़ो। Refractive index of the material of biprism used in Fresnel biprism experiment is n is equal to 1.5 and fringe width obtained in this arrangement is 0.4 millimeter. Now if the whole arrangement of this experiment apparatus is kept in water, the fringe width will become. Refractive index of water is given 4/3. ओके देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई म्यू ये होता है। तो पहली जो फ्रिंज विड्थ मिली है इसको वो कितनी मिली है? 0.4। बोलो हाँ। यस सर। 0.4 mm मिली है कि नहीं मिली? यस सर। अब इसको डिप कर दिया गया है, इसको डिप कर दिया गया है, इसमें 0.4 तो थी, अब इसको डिप कर दिया। एक्सपेरिमेंट इसका बाई प्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंट था
वो जो बाई प्रिज्म का इसका वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। अब इसको वाटर में डुबा दिया गया, वाटर में डुबा दिया गया। क्लियर है? Yes, sir. अगर आपने इसको वाटर में डुबाया है तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई होगा वो होगा 4/3। Yes, sir. ठीक। तो आंसर 0.4 को तोड़ लेंगे बेटा 4/10, बोलो हाँ। Yes, sir. इंटू 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻³ मीटर। 4 से 4 कैंसिल बेटा, आंसर 3/10 इंटू 10⁻³ मीटर दैट इज इक्वल टू 0.3 mm। बेटा चेक करो आंसर। इसमें स्टार बना है। गलत है, सही है 0.3 mm आंसर। Yes, sir. ठीक है। हाँ। एक मिनट, एक मिनट बेटा रुक जाता हूँ। न्यू ग्लास अपॉन न्यू वाटर 1.5 1 की 3/2 वाटर से ग्लास जा रही ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत दिया हम लोगों ने। Yes, sir. चलो पढ़ो इस क्वेश्चन। The near point of a hypermetropic person is 75 centimeters from the eye. What is the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeters from the eye? चलो देखो, देखो होता क्या है कि नियर पॉइंट जो है खसक करके चला गया है 75 पे। जो अच्छी आंखें होती हैं उसके लिए नियर पॉइंट कहाँ पे होता है? 25 पे होता है। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। मतलब होगा क्या कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी जो इमेज बनेगी वो 25 पे बननी चाहिए। 75. नहीं, अभी तो 75 पे बन रही है ना? हाँ। तो याद रखो कि नियर पॉइंट वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, फार पॉइंट वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें आप u इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, और नियर पॉइंट वाली कोई भी प्रॉब्लम हो v इक्वल टू 25। ठीक है? Yes, sir. v इक्वल टू 25। उसका रीज़न ये है कि नियर पॉइंट में आपको अगर देखना चाहते हो तो जो आपकी इमेज है, इमेज आपको 25 पे बनवानी पड़ेगी, तभी आँख देख पाएगी। हैं? Yes, sir. 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f तो निकालना है। 1/v इमेज कहाँ पे बन रही है? 25 पे। u कहाँ पे रखा है बेटा? 75। 75. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। u हो गया 75 पे। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, Yes, sir. ये हो गया। ओके। अच्छा, एक चीज़ बेटा इसमें बताएंगे हम कि -75, चलो ठीक है, F इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। Yes, yes, sir. अब अपन को निकालनी है पावर, सेंटीमीटर में है, तो पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकस इन सेंटीमीटर। बोलो हाँ। Yes, sir. 100 100. अपॉन 37.5, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 66. 2 पॉइंट में यही ऑप्शन है, तो प्लस में आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आंसर 2.67 डायऑप्टर। समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लो, बन जाएगा। Yes, sir. चलिए, अगला क्वेश्चन। In Millikan's experiment of determination of a charge on an electron, the ion drop charge become very stationary। देखो भैया, ये मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और ये उसमें ऑयल ड्रॉप हुआ करती थी। ऑयल ड्रॉप पे नीचे कितना फोर्स लगता था बेटा? mg। ऊपर कितना फोर्स लगता था? qe। QE. अब QE को मैं लिखता था Q इंटू वी बाई एल, क्योंकि Yes, E sir. इक्वल टू होता है V बाई एल, है ना। Yes, sir. हाँ. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, तो यहाँ V बाई डी कर लो। तो क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ द ड्रॉप, mg पूछ रहा है बेटा, सीधी सीधी बात कि वेट कितना होगा। तो mg इक्वल टू क्यू वी, लटक गई बूंद बीच में, तो दोनों इक्वल होंगे, तो mg इक्वल टू क्यू वी बाई डी। चेक करो सी आंसर। Yes, sir. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट 46। एना फोटो पढ़ो बेटा। In a photoelectric effect experiment, the stopping potential to stop an electron is 2 volt when wavelength of incident light is 400 nanometer. If the wavelength becomes 200 nanometer, then required stopping potential will be. चलिए भाई, खतरनाक क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी तो रिलेटेड होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू मल्टीप्लाई बाई वी स्टॉपिंग, कैपिटल वी स्टॉपिंग। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात, ये हो गया। नाउ अब मेरे पास जो है वेवलेंथ को मेरे को लेकर के आना है, तो वेवलेंथ के लिए ये तो काम का रिलेशन है। वेवलेंथ के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू स्मॉल h अपॉन एम वी। बोलो यस। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर एक m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और एक m का नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? देख, ये बन जाएगा 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू e इंटू वी रहेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. और एम वी इक्वल्स टू
एच अपॉन लैम्डा, है ना। Yes, sir. 1/2m, एम भी की जगह एच बाई लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे एल एस एच बाई लैम्डा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, अगर मैं लैम्डा को यहाँ ले जाऊँ, पहले तोड़ दो इसको, 1/2m इंटू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू वी, बोलो। हाँ। तो लैम्डा स्क्वायर को यदि ऊपर ले गया तो 1/2m इंटू एच स्क्वायर अपॉन ई, और वी नीचे आ गया, बोलो हाँ। हाँ। वी मतलब क्या है, वोल्टेज है। अब कह हाँ। रहा है कि रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा अगर वेवलेंथ बदल दी गई है, देन द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो कह रहा है कि आपको रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है, मतलब बेटा आपको वी बताना है। तो एक काम करो, वी को रखो ऊपर और लैम्डा स्क्वायर को रखो नीचे, बोलो क्लियर। Yes, sir. ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन का 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बोलो यस। Yes, sir. मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, Yes, sir. मतलब v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू सेकेंड वाली वेवलेंथ का स्क्वायर अपॉन पहली वाली वेवलेंथ का स्क्वायर, बोलो हाँ। यस, है ना। Yes, sir. ओके, अब बेटा जो फर्स्ट वेवलेंथ है, जो फर्स्ट वेवलेंथ है वो फर्स्ट वोल्टेज जो है वो कितना दिया गया है, v1, v1 है 2 वोल्ट, तो 2/v2 का पता नहीं। और जो सेकेंड वेवलेंथ है, फर्स्ट वेवलेंथ है उस समय 400 नैनोमीटर थी, तो 400 का स्क्वायर मतलब कि बेटा 16 और 00, तो बेटा वो देखो नैनोमीटर इसके पास भी है, नैनोमीटर इसके पास भी है, स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो हाँ। जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir, हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4, हाँ। सही है। Yes, sir. तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। हमसे ये पूछ रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू, 4 से कट गया बेटा यहाँ पे 4 बार, बोलो यस। Yes, sir. तो V2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 आएगा आंसर। तो आंसर कहीं नहीं है, आंसर है नन ऑफ दीज, इसका चारों में से कोई नहीं। क्वेश्चन गलत। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. सही है, समझ में आया? हाँ। हाँ। V2 इक्वल टू हाँ ठीक है, जाओ, अच्छी बात। λ2 क्यों एलिस, कहीं गलती है क्या यार, देखना आंसर क्या दे रहा है। B. डी, मोर देन 8.2 वोल्ट। अच्छा बी, मोर देन 0 बट लेस देन 2 वोल्ट। भैया आंसर ही 8 वोल्ट आ रहा है यार। यार पहली वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो 400 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 00 नैनोमीटर कैंसिल हो गए। और जब 200 कर दोगे, क्यों एलिस? हाँ। देखो अब इन्हीं के हिसाब से अगर देखो तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू λ2 बाई λ1 का होल स्क्वायर। एग्री की नॉट एग्री? Yes, sir. V1 इन्होंने 2 वोल्ट ले रखा है और V2 पता करना है। λ2 बाई λ1
नई वाली वेवलेंथ तो इन हाँ लोगों ने कम कर दी ना, 200 नैनोमीटर कम कर दी ना, हाँ। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 200 नैनोमीटर अपॉन पहले वाली कितनी थी 400 नैनोमीटर का स्क्वायर होल स्क्वायर। नैनोमीटर से नैनोमीटर, जीरो से कैंसिल जीरो हो जाएगा। कैंसिल, 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2। 2/V2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। होल यस स्क्वायर भी सर। तो है ना एलिस, हाँ हाँ हाँ। 1/4 हो गया, तो V2 इक्वल टू 4 2 8 वोल्ट हुआ। ठीक, यस सर। स्टार मार्क कर लो, गलती है इसमें क्वेश्चन में है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईवी IV curve for the photocell represented of the plots given in the following figure। फोटोसेल में कौन सा करेक्ट है डायग्राम? IV curve of the photocell represented by the one of the plots of the given following figure। अब प्लॉट आइडेंटिफाई आपको करना है। वोल्टेज है, करंट है, मुझे लग रहा है सी आंसर। चेक करो बेटा, सी। यस सर। यस सर। सी है। सी। हाँ। अब उसका रीज़न तुम याद करो कि जो करंट होती थी वो लगाए गए वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती थी, वो करंट डिपेंड करती थी इंटेंसिटी पे। बोलो यस और नो। यस सर। याद आया? हाँ। अब इंटेंसिटी उतनी आ रही है भाई, वोल्टेज का फर्क है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी रैपिड मूव करने लगेगा, तो यहाँ तक असर दिखा दिया, बट इसके बाद करंट हाँ। कांस्टेंट हो जाती थी, याद है? यस सर। और अलग अलग इंटेंसिटी के लिए भी करंट एक ही हुआ करती थी, याद करो। ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, इसका V02 और इसका V03। याद आया ऐसा ग्राफ? यस सर। यस सर। तो मैं बोलता रहा हूँ सबसे चुलबुल वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आप बोलती रही हो सर ये थर्ड वाला, हाँ क्योंकि इसके लिए हाँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। हाँ है ना? यस तो सर। ये सबसे चुलबुल होगा, ये कम, ये उससे कम, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी। सी। ठीक। यस सर। तो ये करंट सैचुरेट हो जाती है, लिख लो इसको, सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट है ये, है? यस सर। चलिए हो गया डन। एलिस ये पेपर अभी नहीं किया ना आपने, ये वाला पूरा? अभी तो मैंने नहीं करा है, तो काहे को करी होगी ना? यस सर नहीं किया, तो मतलब इसको कर करती लेना। हूँ कॉपी में भी। हाँ ठीक है, इसको भी इकट्ठा, जैसे पिछला वाला आपने पूरा एक बार लगाया है ना, हाँ। तो वो एक बार उसको भी पूरा करके कंप्लीट करके दे दीजिए। अरे यार ये थोड़ा छोटा ही नहीं किया, तभी प्रॉब्लम है। चलिए अगला सवाल पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? ये तो कर चुके ना? हाँ। ओह सॉरी, ये स्लाइड तो कर चुके हम लोग, क्यों दोबारा कर रहे हैं? 48 करना है। 48 करना है, ये तो कर चुके। ये दोबारा आ गई। चलिए 48। क्वेश्चन पढ़ो एलिस। द रिक्वायर्ड
The recoil momentum in units of electron volt per coulomb of hydrogen atom due to its transition from level n is equal to 4 to n is equal to 1 will be ओके, देखो भाई फॉर्मूला क्या था, एच बाई वन बाई लेमडा इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, याद है? yes sir नाउ मोमेंटम क्या होता है फोटोन का, मोमेंटम p इक्वल टू एच बाई लेमडा yes sir होता है कि नहीं होता? yes sir नहीं होता है तो देखो भाई, लैम्डा इक्वल टू अपन ने एच अपॉन पी निकाला है कि नहीं निकाला? yes sir होता है तो भैया p इक्वल टू हो जाएगा एच बाई लैम्डा, बोलो यस। yes sir मतलब yes, h sir. का मल्टीप्लाई कर दो तो h बाई लैम्डा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, आर एच वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, है ना? yes sir सही है। yes sir तो अब देखो r की वैल्यू एच आर की वैल्यू दी नहीं, h की वैल्यू दी नहीं है, तो भैया एच आर रहने दो अभी, वन अपॉन एन वन 4 से लेके 1 मतलब 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 1, क्लियर? yes sir सॉरी एन वन छोटा होता है बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16 एच आर इंटू 15 बाई 16, बोलो यस। yes sir हाँ देखो इनकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्पीड ऑफ लाइट में ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन sir. वोल्ट पर स्पीड ऑफ लाइट में हमसे ये पूछ रहे हैं, और हमारे पास आया कितना है बेटा, एच आर इंटू 15 बाई 16, ठीक है? yes sir चलो ये बताता हूँ क्या, एलिस एच की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है? yes sir एलिस रेबर कांस्टेंट की वैल्यू बताओ देख करके बुक से, एटम एंड न्यूक्लियाई में, और सी के टर्म्स में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सी के टर्म्स में भी रेबर कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। मिल गई? yes sir कितनी है वैल्यू? एटम से क्या, एटम में है ना, एटम चैप्टर में आर की वैल्यू रेबर कांस्टेंट, रेबर कांस्टेंट, हाँ ये राइट, वैल्यू ऑफ r is 1.097 into 10 to the power 7 per meter, 1.097 इंटू 10 की पावर कितना, 7 अब ये जो हमसे मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी में आंसर मांग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड, बोलो हाँ, yes sir और पर सी मतलब ऊपर जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 बाई 16, क्लियर? yes sir चलो देखो माइनस 34 ये आएगा, 19 ऊपर आएगा, 9 7 16 26, ठीक है ना, 9 और 7 6 26, ठीक है?
एंड 26 प्लस Yes, 8 sir. कितना हुआ? 34। कैंसिल 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 कैंसिल, हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. कैलकुलेटर निकालो एलिस। हाँ sir. हाँ 6.67 इंटू 1.09 इंटू 3 इंटू 15 करो। 327.16. 327.16। अब क्लियर कर दो। Yes, sir. अब नीचे करो 1.6 इंटू 16 करो। 1.6 25.6। into 16. 25.6 आएगा। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ. अब एक काम करो, 327.16 में नीचे वाले का डिवाइड दे दो। कितना है? ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन. जस्ट डबल आ रहा है, कुछ छूट गया नीचे। 12.77 का आधा करो। 1.38. हाँ कभी नहीं आएगा। 12.77 का आधा 1.38 कैसे आएगा? डिवाइड बाई 2 करना था। 12 कितना? 77 बोला ना आपने? हाँ हाँ. आधा करो। 6.38. आंसर इसके पास आ रहा है, बट अपना 6.67 इंटू 1.09 इंटू 3, एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। बेटा आर की वैल्यू चेक कर लो, सही बोला ना आपने? हाँ. एटम्स चैप्टर में लिखा है, स्पेक्ट्रल लाइंस में. हाँ हाँ हाँ, कई जगह लिखा होगा, वो तो आर एक ही चलता है। हाँ. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी आता है। इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 सी इंटू 15/16 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मतलब बेटा इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो आ रहा है अपना वो सही है, एच आर बाई इंटू 15/16। हाँ ठीक है एलिस, जो अपना आंसर है ना वो करेक्ट है। हाँ सर. 10 के ऊपर आएगा। 12.75 ऑप्शन में भी, ऑप्शन में 12.75 है, तो यार अपना आंसर यही तो आ रहा है 12.75। ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लो। 12.77 आया है ना अपना। हाँ तो ठीक है, अपन ने ज़बरदस्त वाले अप्रॉक्सीमेशन मारे भी हैं इसमें। यस सर. हाँ सही बात है, भयंकर वाले अप्रॉक्सीमेशन भी मारे हैं। 1.097 को 1.09 ले लिया, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया है। यस सर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गड़बड़ है। आंसर तो बी दिया है. हाँ आंसर गलत दिया है ना। हाँ. बट अपना आंसर आ रहा है, इसका मतलब गलत नहीं हो सकता है। ना आता तो एक बात अलग है ना। हाँ. अगला क्वेश्चन, it is easier to ionize hydrogen as compared to deuterium because हाइड्रोजन को आयोनाइज करना इजी है ड्यूटीरियम की तुलना में, क्योंकि ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन इज लाइटर देन ड्यूटीरियम, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेसर देन ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाइड्रोजन को आयनाइज करना इजी है। इट इज़ ईजियर टू आयनाइज हाइड्रोजन ओके कंपेयर टू ड्यूटीरियम। देखो हाइड्रोजन जो होता है वो है 1H1 देखा गया है, और ड्यूटीरियम जो है वो है 1H2। बोलो यस। यस सर.
ड्यूटेरियम जो है वो सॉलिड फॉर्म का पार्टिकल है, और हाइड्रोजन जो होती है वो होती है गैस। समझ में आया? यस सर। हाँ। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है, किसी भी चीज़ को आयनाइज करने के लिए पहले उसे गैसियस फॉर्म में ही लाना पड़ता है। मतलब इसको भी अगर आप आयनाइज करोगे तो पहले आपको इसमें किस में बदलना पड़ेगा? गैस में। गैस में बदलोगे तभी इसका आयनाइज कर पाओगे, और ये ऑलरेडी गैस है, तो ज़्यादा इजी किसको आयनाइज करना है, हाइड्रोजन को या ड्यूटेरियम को? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। Elements having different atomic weight but similar chemical properties are called different atomic weight, isotope। आइसोटोप्स। ठीक है ना? डिफरेंट Yes, एटॉमिक sir. वेट, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये डिफरेंट एटॉमिक वेट है मगर प्रॉपर्टी सेम है, सो दीज आर हाँ. कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप। क्लियर एलिस? यस सर। ठीक है। ये जितने पेपर मैंने करवाए हैं, ये एक फोल्डर मैंने बनाया है,